वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप आपको 11th क्लास का फिजिक्स कंप्लीट क्लियर होगा, उसके फंडामेंटल क्लियर होंगे और बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन की होगी। ठीक है, अब हम लोग 12th क्लास को स्टार्ट करेंगे और 12th क्लास का बेटा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिजिक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको एंजॉय करेंगे, रिलैक्स होकर, और बेटा आप लोग हर चीज जो भी यहाँ पर लिखाई जाए उसको प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, चीजों को समझेंगे और नोट करेंगे, जिससे आपकी जो स्टडी है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो फाउंडेशन लेवल पे, वो सारी चीजें क्लियर रहे, सही, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। और मैं आपसे इतना कमिटमेंट करता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा विद एग्जाम्पल, विद कॉन्सेप्ट, आपको किसी भी चीज की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है कि हम सब्जेक्ट को जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखें और फुली कॉन्सेंट्रेट करें उस पर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हमारा चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको स्टडी करना हम लोगों को। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, सबसे पहले मैं इस वर्ड को थोड़ा सा अलग करके लिख दूं तो और बेटर रहेगा आपके लिए। हम लोग इसको ऐसे समझें कि दिस इज इलेक्ट्रो, दो वर्ड में लिख देता हूं इसको, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, प्लस स्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब आप ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, और स्टैटिक मींस रेस्ट, स्टैटिक मींस रेस्ट। क्लियर है यहां तक? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, चार्ज एट रेस्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमें करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमें इसको स्टडी करना है बच्चों, चार्ज को, लेकिन रेस्ट पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज को हम स्टडी करेंगे बट रेस्ट पर। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, यार चार्ज क्या होता है सर, क्योंकि आप लोग 11 से निकल के हैं तो आपने वहां पे मास पार्टिकल समझ रहे हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे वर्ड सुने थे, बट फर्स्ट वर्ड है बेटा ये चार्ज। चार्ज क्या होता है? वैसे तो आपने चार्ज भी कुछ स्टूडेंट से सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, प्रोटॉन पे इतना है। तो चार्ज वर्ड तो पहले से सुना होगा, बट थोड़ा सा मतलब इसका समझते हैं। तो बच्चों क्या लिखा मैंने, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहला टॉपिक चार्ज। ठीक है, आज बेटा हमें चार्ज को स्टडी करना और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, चार्ज एंड इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, चार्ज के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने से पहले थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे बेटा सबसे पहले हम बात करें यार सोडियम की। सोडियम आप समझते हैं, केमिस्ट्री में चले जाते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री वालों को थोड़ा सा परेशान कर लेते हैं यार। 281 इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इसका, सर इसको ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑर्बिट में, और यहां पर आउटर ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया बेटा, यहां से -e, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, 2 8, 1 तो हट गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मत बोलना सर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी, अरे केमिस्ट्री नहीं, मैं तो 2-3 वर्ड ही समझा रहा हूं केवल। बेटा यहां पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमने रियल में, और ये अब बन जाता है Na+, आपने इतना पढ़ा होगा, ये क्या बन जाता है Na+।
सर ये Na+ का क्या मतलब है? पहले मैं डेफिनेशन लिखने से पहले बेटा थोड़ी सी बातें समझा रहा हूं यार, समझना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना, फुली कॉन्सेंट्रेट। ओके, अब हमने एक एग्जांपल और लिया इसी के अंदर, जैसे मैंने ये सोडियम का एग्जांपल लिया बेटा, अब मैं क्लोरीन का एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। क्लोरीन 287, शायद इतने होता है 17। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, और जैसा कि यहां दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर दिया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये? Cl 288, और बोलेंगे इसको Cl-, और यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम लोग। इधर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर? सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो गए यहां पर इस तरीके से। अब इन दोनों बातों से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो सुनिएगा आप लोग ध्यान से बेटा। जैसे अगर मैंने ये तो यानी कि 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक सोडियम का और क्लोरीन का। बच्चों यहां से हमने क्या किया? इस एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। कैसा चार्ज आया इस पर? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर यहां पे सर बॉडी होती तो बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते तो बॉडी कैसे हो जाती? पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब हम लोग इस एटम पर इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दिया, तो क्या बन गया बेटा? चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब बॉडी क्या हो गई? ऐड करने के बाद नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूव, और यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था बेटा? ऐड किया था। ठीक है, तो बच्चों अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर सपोज बच्चों यहां पे बॉडी होती, कोई भी बॉडी होती और उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते आप लोग, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया वहां से, तो बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी पर आप इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर देते तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाता? नेगेटिव। यानी कि ये सर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो चीज है ना बेटा, इसी को हम चार्ज बोलते हैं। तो हम लोग चार्ज की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? चार्ज की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि यहां पर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ध्यान समझना, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत ही शानदार चीज है, तो बट कॉन्सेंट्रेट करना आप लोग बेटा। यहां पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो हम बोलेंगे यहां पे लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, इसका मतलब यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ओके, तो हम लोग चार्ज की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं बेटा? लेक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेक ऑफ excess of electrons are, leak or excess of electrons is known as charge, is known as charge। बेटा इलेक्ट्रॉन की अब मैं दिमाग में ये भी सेट कर लेना, कोई बोले पॉजिटिव चार्ज है बॉडी पर मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव चार्ज है बॉडी पर, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लाके डालेंगे तब जाके उस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा यार। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन और बता दे रहा हूं मैं, और दूसरा डेफिनेशन और हम क्या लिख सकते हैं चार्ज का, तो उसको बेटा डेफिनेशन को मैं यहां लास्ट में यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, वैसे तो आपके नोटबुक में स्पेस हो तो आपको यही लिखना है, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या बोल सकते बेटा? इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी which is responsible for electric and magnetic effect। okay, it is a property of matter, it is a property of matter which is responsible for electric and magnetic effect of matter। सही है, ध्यान से, दिस इज डेफिनेशन।
बच्चों से मास के बारे में आपने पढ़ा अभी तक। मास क्या कर रहा है? मास के जैसे हमने पढ़ते थे मास पार्टिकल्स 11th क्लास में, तो दो मास क्या करते थे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, यानी कि एक मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट करता था, समझ रहे हो, और ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से वो दूसरे मास पर फोर्स लगाता था। ओके, ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बच्चों, यहां पर मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, देखो मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं बेटा चीजों को। सबसे पहले बेटा चार्ज के बारे में, तो चार्ज के बारे में इतना समझ लो बच्चों कि किसी बॉडी पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस बॉडी चार्ज्ड है, समझ रहे हो। दूसरा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैटर। देखो सर ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे? देखो एक बॉडी को बेटा मैंने पॉजिटिव चार्ज कर लिया, दूसरी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर लिया, जब हम लोग इन दोनों को पास लेके आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सही है। ये चीज अभी प्रॉपर्टीज में समझाऊंगा। तो ये जो इफेक्ट है एक दूसरे से दूर जाने का, एक दूसरे के पास आने का, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मैटर क्या क्रिएट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक बार आप लोग इस डेफिनेशन को बना देंगे, ठीक है, डेफिनेशन को बना देंगे, इसके बाद हम लोग बाकी चीजों को स्टडी करते हैं नेक्स्ट, इससे आगे। इसका एक फोटो भी ले लेते हैं, पीडीएफ बनाने में काम आएगा आपके लिए। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब इस चार्ज के बारे में बेटा आपको यहां से इतना कंक्लूड करना माइंड के अंदर कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की लेक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस में है, तो आप समझ जाओगे कोई बॉडी पॉजिटिव दिख रही है तो आप बोलोगे यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई बॉडी नेगेटिव दिख रही है वहां पे बोलोगे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। क्लियर? चलिए इसको हटाते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। बेटा आज हमारी जो चर्चा होगी सिर्फ और सिर्फ चार्ज को लेकर होगी। बहुत सारी बातें सीखनी है हमें चार्ज पर, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करें चीजों पर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर मेनली पढ़ना क्या है? चार्ज पढ़ना है, इसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब बच्चों चार्ज की यूनिट और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। वैसे तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला याद है, 11th क्लास में स्टार्ट हुआ था, जब सेक्शन 11th क्लास में यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट हुआ था। चलिए तो यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ध्यान से भाई, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होती है सर इसकी यूनिट, ठीक है, क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले बेटा हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी, यार इतना तो पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चार्ज Q इज इक्वल टू चार्ज मतलब आई टी, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट और T इज अ टाइम, ओके। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाता है बताइए? करंट मतलब A और टाइम मतलब T, ठीक है। AT इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ओके। सर इसकी यूनिट
बच्चों इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या दी देखो, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, क्लियर। और इसको बोलते हैं, और इसका नाम बोलते हैं कूलाम्ब, ठीक है। एम्पियर सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, कूलाम्ब, ओके, सी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज अ एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन बेटा इसके और भी यूनिट है कुछ जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, उनको भी बताते रहा हूं मैं। बच्चों बात करें यार हम लोग सीजीएस यूनिट की, इसके जो सीजीएस यूनिट हैं, सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस यूनिट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, सीजीएस यूनिट में दो टाइप की यूनिट्स लिख दूं मैं यहां पर। एक तो है ESU, इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोल सकते हैं हम लोग। यहां पर ESU बोल दिया, स्टेट कूलाम और स्टेट कूलाम, ठीक है। एक आता बेटा इसका यूनिट सीजीएस यूनिट ही है, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, सही है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट कूलाम, एब्सोल्यूट स्टेट यूनिट बोल सकते हैं, सही है, एब्सोल्यूट कूलाम, ओके। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब सर ये जो ये ESU है, ESU इस कूलाम से कैसे रिलेटेड होता है, तो बेटा 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, यानी कौन बड़ा है, कूलाम। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, तो कौन बड़ा हुआ बेटा, कूलाम बड़ा हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कूलाम ग्रेटर देन 1 ESU। यहां पर सर क्या होगा बच्चों, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम, 10 कूलाम, थोड़ा अच्छे से देख रहा हो तो देखना अच्छे से भाई, 10 कूलाम। सर ये 10 कूलाम को अगर इसमें कन्वर्ट करें तो ESU में 3 × 10⁹ ESU। बच्चों यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम, तो कौन सी यूनिट बड़ी है, EMU। तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 1 EMU ग्रेटर देन 1 कूलाम, सही है। 1 EMU इज इक्वल ग्रेटर देन 1 कूलाम। इसको लिख सकते हो 3 × 10⁻10 ESU। बच्चों अगर हम लोग इसको और आइडेंटिफाई करना चाहें तो 1 EMU डिवाइड बाई इसको इधर ले आओ, ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁸। इसको आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैं बोल रहा हूं शायद नहीं दिखाई दे तो, सही है। अरे यार याद है 3 × 10⁸ होता है, सॉरी 10 था ये है बेटा 10, ठीक है, ये 10 है, याद है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और ये 3 × 10⁻10, तो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड या क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बच्चों 1 EMU और ESU का जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर। मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आपका एक भी पॉइंट कहीं भी कोई मिस नहीं होगा, मैं सारी चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीजों को प्रॉपर वे में नोट करना, प्रॉपर तरीके से इनको डिजाइन करना, जो भी चीजें हैं उनको माइंड के अंदर बिल्डअप करना, ठीक है। चलिए तो बेटा यहां से मैंने आपको बताया सीजीएस यूनिट, ठीक है। एक और है इसकी यूनिट की बात करूं, फैराडे। 1 फैराडे
इज इक्वल टू बेटा 96,500 कूलाम, समझ गए, 1 फेराडे। ओके, तो ये इसके यूनिट है। ठीक, अब बच्चों इसके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट आते हैं, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम। ठीक है, वो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, तो हम लोग उनको प्रैक्टिकल यूनिट्स भी इसकी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या लिख सकते हैं बेटा, माइक्रो कूलाम, समझ रहे हो, तो माइक्रो कूलाम कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁶, पिको कूलाम, नैनो कूलाम। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब एक की पॉइंट की बात करूं सर, यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कोई कंक्लूड करें कुछ हम लोग यहां से की पॉइंट, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है यार, सबसे बड़ी यूनिट यहां पे कौन सी है, फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट। देखो 1 फेराडे इक्वल 96,500, यानी कि ये सबसे बड़ी यूनिट है। सर सबसे छोटी यूनिट क्या है, ESU, गरीब यूनिट है बेचारी। ठीक है, सबसे छोटी मासूम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट of charge and ESU is the smallest unit of charge। ओके, तो ये हमारा की पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको आज सिर्फ इसमें क्या सिखाया बेटा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा ये नोट कर लेंगे आप लोग, आपके सामने जो पिक्चर है वो इसके यूनिट को लेके है। SI यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर सेकंड, और वी कैन से कूलाम्ब, C से डिनोट करेंगे इसको। फिर इसके 2 CGS यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, किस तरीके से वैल्यू क्या होती है, 1 कूलाम 1 ESU से ज्यादा है, 1 EMU 1 कूलाम से ज्यादा है, क्या रिलेशन दोनों के बीच में, 1 EMU 1 ESU की रेशियो वैल्यू क्या है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखेंगे हम लोग चीजों को, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखेंगे भाई चीजों को किस तरीके से हमें स्टडी करना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। चलिए बच्चों ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। बच्चों पहले हमारा जो पहले वाली जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, पहले इनको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम आ पाएंगे थ्योरेटिकल, जो हमारा फंडामेंटल जो मैथमेटिकल पार्ट है उस पर बाद में आ पाएंगे। लेकिन पहले हमें छोटी से छोटी जो चीजें हैं बेटा उनको नोट करना पड़ेगा प्रॉपर, तभी हम बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब आता है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, उन पे काम करेंगे हम लोग। बेटा एक और नोट लिख लेना, चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। की पॉइंट में लिख लेना, चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी बिकॉज भाई चार्ज किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पर एंड टाइम पर। और इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, फंडामेंटल, टाइम कैसा है, फंडामेंटल ऑल्सो। इसका मतलब चार्ज कैसा हो जाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये चीज भी लिख दोगे नोट लगा के, चार्ज इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर। अब आते हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं यार। ठीक है बेटा, एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझेंगे, सही है। हर प्रॉपर्टी हमें कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो लगा देंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नोट्स का बनना बहुत जरूरी है, मजा बहुत आता पढ़ने में, लेकिन नोट्स भी चाहिए।
तभी बाद में पढ़ पाओगे कि क्या लिखा था गलती से मास्टर ने। चलिए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं सर? सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज सर कैसी क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर है, तो आपको देखने से पता चला होगा चार्ज Q इक्वल टू IT, तो मतलब इसमें वेक्टर का तो कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे हम लोग, कैसी क्वांटिटी, ये स्केलर, तो कैसा है, चार्ज is a scalar quantity, scalar quantity, scalar quantity, ओके, स्केलर क्वांटिटी है सर, ठीक है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कितने टाइप के होते हैं आपने अभी देखा, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो क्या लिखेंगे, देयर आर two types of charge, two types of charge, one is positive and another is negative, one is positive and another negative। हालांकि बेटा आजकल पॉजिटिव से बहुत डर लगता है, नेगेटिव ही बेटर है, याद है, नहीं, पॉजिटिव से बहुत दहशत फैली हुई है। चलिए, ईश्वर करे भाई कोई इस चीज़ों में ना आए, ठीक है। चलिए भाई, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के केस में नेगेटिव जो चार्ज है, हम इस नेगेटिव चार्ज के केस हम लोग इलेक्ट्रॉन को मानते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन -E, ठीक है, ये, और पॉजिटिव में प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव +E, समझ रहे हो, पॉजिटिव E, क्लियर, पॉजिटिव E बोल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यहां पर नेगेटिव E मतलब ये -E, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अब बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पे चार्ज इतना ही होगा बट पॉजिटिव होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास याद है, मास कितना आएगा 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन के केस में मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg, ओके। तो टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। नेगेटिव हम किसको मान के चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव हम किसको मान के चलेंगे, प्रोटॉन को, ठीक है। बोथ हैव द सेम चार्ज बट सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट अपोजिट इन साइन, ठीक। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ हैव सेम चार्ज बट नेचर कैसा आएगा इस चार्ज का, अपोजिट, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं यार, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, थर्ड प्रॉपर्टी यही लिख दे रहा हूं मैं, लाइक चार्ज, लाइक पॉइंट चार्ज, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, whereas unlike charge attract each other, बेटा whereas unlike point charge, बहुत ध्यान से मैंने यहां लिखा है पॉइंट चार्ज, बॉडी का चार्ज नहीं लिखा है, बॉडी के चार्ज में किल्लतें हो जाती है, बताऊंगा जो हम लोग चार्जिंग मेथड पढ़ेंगे इंडक्शन, उसमें समझाऊंगा कि यहाँ पर बॉडी होती तो क्या हो जाता। बॉडी के केस में आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि लाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज है दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहां पर नेचर बदल भी सकता है बॉडीज के केस में, बट हम उस चीज को अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ये रिलेशन बेटा किसके लिए, स्टेटमेंट किसके लिए फुलफिल रहेगा, लाइक पॉइंट चार्ज
लाइक पॉइंट चार्ज यहां पे हाईलाइट कर लेंगे, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मैं एक डायग्राम की पिक्चर से बताता हूं। ये पॉजिटिव बेटा, ये दिस ऑल्सो पॉजिटिव, ये क्या करेगी दूसरे को रिपेल। बेटा इनको बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक मतलब जिनका सेम नेचर है, नेगेटिव नेगेटिव। बेटा क्या होगा यहां पर रिपल्शन, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अगर यही चीज बेटा अनलाइक के केस में होती, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो जाता है यहां पे अट्रैक्शन। क्या हो जाता है यहां पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्या होगा यहां पर अट्रैक्शन। क्लियर। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है रिपल्शन, रिपल्शन एंड यहां पर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। बच्चों ये रिपल्शन अट्रैक्शन कब इनमें वैलिड है, इसकी वैलिडिटी क्या है बच्चों, मैंने बता दिया। यहां पर पॉइंट चार्ज को हाईलाइट कर लेंगे। बॉडीज के केस में क्या होगा सर, इंडक्शन प्रोसेस बताऊंगा तब समझाऊं बॉडीज के केस में क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। बेटा ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो किसी बॉडी को बेटा चार्ज कैसे कर सकते हो, चार्ज कैसे कर सकते किसी बॉडी को, या तो इलेक्ट्रॉन उससे पे ऐड कर दो या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। बेटा इलेक्ट्रॉन लाके डाल दोगे बॉडी पर तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। तो जब बॉडी पर इलेक्ट्रॉन लाके डालते जाओगे तो बेटा क्या होगा, बॉडी पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा तो क्या होगा, फिर बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम लोग बात करें सर बॉडी के केस में, अगर इलेक्ट्रॉन इन कर दिए, इन मतलब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन लाके डाल दिए तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अगर बच्चों हमने यहां से इलेक्ट्रॉन आउट कर दिए, आउट क्या हो जाए बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास चेंज हो जाता है, समझ लो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉडी चेंजेज, मास ऑफ बॉडी गेट चेंज्ड ऑन चार्जिंग। बेटा किसी बॉडी पर हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो बॉडी का मास चेंज हो जाएगा। सर मास कैसे, अरे कॉमन सेंस से सोच सकते हो ना यार, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है सर। जब इलेक्ट्रॉन का मास है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास हालांकि बहुत नेग्लिजिबल मास है बट है तो सही ना कुछ। जब बेटा किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पर बेटा बॉडी पे जो मास है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन लाके पटक रहे हो उसके ऊपर, क्या होगा बताना, मास बढ़ जाएगा। तो इस केस में मास बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा कि एम न्यूट्रल मतलब बेटा जब बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी का जो मास है वो किससे ज्यादा होगा, न्यूट्रल बॉडी का मास एम नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन डालने से मास बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, एम पॉजिटिव ओके और एम नेगेटिव। कैसे समझ लो क्या किया मैंने यहां पर, बेटा जो न्यूट्रल बॉडी का जो मास है
वो क्या होगा, नेगेटिव, जब बॉडी पर नेगेटिव जब चार्ज आ जाएगा उससे कम होगा। भाई बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉन लाके डाल दोगे। तो न्यूट्रल बॉडी का मास इस नेगेटिव चार्ज बॉडी के मास से कम होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बॉडी के मास से ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऐड करना, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो मतलब मास ऐड कर रहे हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो मतलब मास ऐड कर रहे हो। ओके, तो बच्चों यहां तक आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग 6 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इसका एक पिक भी ले लेते हैं, आप भी ले सकते हो, जिससे बाद में नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे यार, हटा दें इसको, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन हटा दें भाई इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे काम करेंगे हम, चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर चार्ज की? आज बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे, समझ रहे हो, टाइम तो लगेगा लेकिन ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 5th प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा ये बहुत बड़ी बात है यार चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है सर? बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यह मतलब है कि चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट, सेम। या हम ऐसा बोल सकते हैं किसी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज कैसा रहता है? कांस्टेंट, सेम। मतलब किसी बॉडी के चार्ज को हम लोग ऐसा नहीं कि चार्ज हम अपनी तरफ से बना दें कोई, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है चार्ज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, nor be destroyed. It can be transferred. It can be transferred from one body to another. बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बेटा ये चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, आप समझ जाओगे चार्ज को इंसान नहीं बना सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, बेटा जो चार्ज है वो कैसा है? एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग?
charge is a scalar quantity due to its algebraic sum done for charge of a system बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी सिस्टम के चार्ज को सिस्टम का चार्ज बताने के लिए क्या करते हैं, एलजेब्रिक सम। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो बच्चों, एक इस टाइप का एक चार्ज सिस्टम है, इस पे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Qn। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, इसके लिए हमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है यार, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये ऐड करते जाओगे। और सबसे खास बात बेटा यहां पे जो चार्जेस की जो वैल्यू लेनी है वो विद साइन लेनी है, ऐसा नहीं कि साइन हटा दिया और सिर्फ ऐड कर दिया, विद साइन। तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा, वी पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 डॉट Qn विद साइन, ओके, साइन के साथ ऐड करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, if a system has 20 coulomb charge and 3 particles, या एक बार हटाते हैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट मोड में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं बेटा यहां पर, इफ अ सिस्टम in which 3 particle A, B and C has net charge 20 coulomb, okay, particle A and B have 10 coulomb and 38 coulomb charge respectively. Find charge of particle C का चार्ज क्या होगा? तो बच्चों हम लोग आसानी से बता सकते हैं यार पार्टिकल सी का क्या होगा, सॉरी पार्टिकल सी का चार्ज क्या होगा। तो सिस्टम के चार्ज के लिए बेटा क्या कर दोगे, सिस्टम का चार्ज आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या लिख दें सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 पार्टिकल ए बी सी। तो नेट चार्ज क्या है बच्चों बताओ, 20 कूलम। ए पर कितना चार्ज है बच्चों, 10 कूलम प्लस 38 कूलम प्लस चार्ज ऑन सी, तो कितना आ जाए बेटा ये 48 में से इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, 48 को इधर ले जाओ, क्या बचेगा -28 कूलम माइनस का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चार्ज बता पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है आज, समझ रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी बेटा, तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो। चलिए इसकी पिक भी ले लेंगे नोट्स बनाने के लिए हम लोग। ओके, चलिए बच्चों नोट कर लिया इसको। अब हम काम करेंगे यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे शानदार प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान समझना, इसको हटा देते हैं यार यहां से। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर शायद 6 या 7 है। बेटा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, चार्ज क्वांटाइज्ड इन नेचर, बहुत ही मिराकल है ये, मतलब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो अच्छे से समझना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा यहां पर, समझ रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे यहां पर, तो ध्यान से देखना भाई। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नंबर डालेना, कौन सा नंबर है मुझे ध्यान नहीं है उसका, सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, चार्जेस क्वांटाइज्ड इन नेचर। सर ये जो प्रॉपर्टी है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, समझ लो, कंपटीशन में रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, इसलिए बोल रहा हूं भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है बच्चों, जो क्वांटाइज्ड, जैसे वर्ड बोला हूं क्वांटाइज्ड, तो ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम लोग? बच्चों क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब है कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो ऐसे बंडल्स, पैकेट्स, पीसेस के फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मैं समझाने के हिसाब से आपको ऐसा बोल दूं कि दो छोटे दैनिक जीवन के दो एग्जांपल ले लूं, कौन कौन से? मान लो बेटा, एक तो हमने वाटर ले लिया, वाटर, और दूसरा ले ली शुगर पीसेस के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में। तो अब सोचो, वाटर और शुगर, इसमें से क्वांटाइज्ड किसको बोलोगे आप लोग? जो पीसेस के फॉर्म में, पार्ट्स के फॉर्म में है, समझ लो। तो शुगर इज अ क्वांटाइज्ड, वाटर क्वांटाइज्ड नहीं है, समझ लो। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी छोटे छोटे बंडल्स, पैकेट्स, पीसेस के फॉर्म में पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। ऐसे बच्चों चार्ज है, चार्ज भी क्या है? क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स। ओके, और जो सबसे छोटा पीस होता है इसका, जैसे शुगर का कोई छोटा पीस लें, पलो उसको क्रिस्टल बोल सकते हैं, ऐसे बेटा यहां पर जो सबसे छोटा पीस होता है, यानी कि जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है, उसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। सर ये क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब? क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब ऐसा समझ लो कि किसी बॉडी पर पाए जाने वाला मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो सर किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो बेटा मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन में क्या समझाया था कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का हटाना या इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना ही बॉडी पर चार्ज क्रिएट करता है। तो अब सोचो मिनिमम चार्ज कितना क्रिएट कर सकते हो आप? या तो एक इलेक्ट्रॉन को बॉडी से हटाओगे या एक इलेक्ट्रॉन बॉडी में ऐड करोगे। तो मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल हुआ? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। समझ रहे हो? ऐसा थोड़ा है कि आधा इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो या आधा ऐड कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि ये क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं जिनके चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम होते हैं, बट अभी उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही मिनिमम चार्ज पॉसिबल है ऑन द बॉडी। क्लियर? जो क्वार्क्स पार्टिकल है उनके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको लगे स्टाइल मार दिया यार, ठीक है, तो उनके बारे में नहीं बोलेंगे अपन। तो बच्चों, तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी मतलब समझ गए, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो पीसेस के फॉर्म में पाया जा रहा है, बंडल्स के फॉर्म में पाया जा रहा है, टुकड़ों के फॉर्म में पाया जा रहा है, उसको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन सच लाइक दिस क्वांटिटी, समझ लो, इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या बोलते हैं, चार्ज भी इसी टाइप की क्वांटिटी है जो बंडल्स के फॉर्म में, पीसेस के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, चार्ज, ये बेटा चार्ज इज क्वांटाइज्ड quantity because it is found in the form of small packets or bundles. Smallest packet of quantity is known as quanta of that quantity. Okay, as quanta of that quantity. बेटा क्या बोला है, smallest packet of quantity is known as a quanta of that quantity. तो सर चार्ज के केस में स्मॉलेस्ट पैकेट क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as quanta of charge. ओके बच्चों, इस पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट को हम एक समराइज करते हैं कि एक बॉडी है इस तरीके से, इस बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू है, सही है, ये कोई चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी, इस पर जो चार्ज हो सकता है बेटा, इस पे कितना चार्ज हो सकता है, तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों, जब इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करो, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज, या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, समझ रहे हो, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आता है बेटा, वो आता है प्लस माइनस n इंटू ई. ध्यान से समझना, किसी बॉडी पर बेटा कितना चार्ज पॉसिबल होता है यहां से पता चलेगा. ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, प्लस माइनस, मतलब उस बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज दो टाइप के बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो टाइप का चार्ज हो सकता है यार. n इंटू ई, वेयर n इज अ इंटीजर, ठीक है, वेयर n इज अ इंटीजर, और e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इंटीजर सर इसकी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट समथिंग कितना भी, ठीक है. तो किसी बॉडी पर बेटा चार्ज क्या आएगा, प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इज अ इंटीजर, नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू. कोई फ्रैक्शन वैल्यू अलाउड नहीं होगी. क्यों सर, फ्रैक्शन वैल्यू क्यों नहीं, जैसे मैं n की वैल्यू 1/2 ले लूं तो बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई 2, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन. तो यार आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा बॉडी से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन, तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या आएगा, n इंटू ई, मतलब n इज अ इंटीजर वैल्यू, नॉट फ्रैक्शन, ओके, नॉट फ्रैक्शन वैल्यू. फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी n की ऑलवेज कैसा होगा, इंटीजर वैल्यू. तो किसी बॉडी पे चार्ज हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज पॉसिबल है, कितना चार्ज पॉसिबल नहीं है, वो n इंटू ई से पता चलता है. अब सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आई होप आप समझ गए हो इस चीज को बेटा. भाई मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया आपने बॉडी पर, तो क्या आ गया, -10 इंटू ई चार्ज आ गया बॉडी पर. मान लो 5 इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकाल दिए तो क्या आ जाएगा, बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 5 इंटू ई, मतलब n की वैल्यू इंटीजर ही आएंगे ऑलवेज. ओके, चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको कराता हूं न्यूमेरिकल.
इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स आते बेटा, इसकी बात करते हैं हम लोग। समझ रहे हो, ध्यान से समझना भाई। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यार, समझ रहे हो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बेटा इस पर बेस्ड। मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं और हम लोग क्वेश्चंस पे काम करेंगे। अब वैसे तो भी प्रॉपर्टी और बाकी है बच्चों, पर पहले मैं इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा अच्छे से, जैसे मैंने व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को आपके सामने रखा है। आप भी बेटा अपने माइंड के अंदर उसी सीक्वेंस में इसी तरीके से चीजों को तैयार करें। चलिए यार बात करते हैं आगे यार। बेटा अब इस प्रॉपर्टी पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से समझना चीजों को यार। हो सकता है आज का हमारा सेशन लेंथ हो जाएगा, नहीं तो हम ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे इस पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग value of charge is possible बेटा आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी वैल्यू पॉसिबल है किसी बॉडी पर, चार्ज की कौन सी वैल्यू। फर्स्ट लिख रहा हूं मैं 5 इलेक्ट्रॉन की इक्वल। बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, हम तो आंसर दे सकते हैं हाथों हाथ। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। 5/3 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। नेक्स्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 57/19 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट फिफ्थ 6.4 × 10⁻⁻17 कूलाम, 6 32.−15 कूलाम। ओके, नेक्स्ट 50 × 10⁻⁻16 कूलाम। ये इनमें से कौन सी वैल्यू बेटा चार्ज की पॉसिबल है और कौन सी इम्पॉसिबल है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैं यहीं से आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं। आप लोग वीडियो को रोक के बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो और खुद को चेक कर सकते हो कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप कर सकते हो। मैं तो इसमें प्रोसेस में कंटिन्यू करूंगा यार, मैं तो नहीं रोक सकता ना। चलिए यार पहला क्वेश्चन भी देखते हैं। फर्स्ट 5e बच्चों, दिस इंटीजर वैल्यू, दिस इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज इंटीजर। ओके, ये इम्पॉसिबल होगा बिकॉज बेटा 5/3 नॉन इंटीजर है। 5/3 मतलब पॉइंट में आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ इंटीजर। 57/19, कभी कभी बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्लासेस के अंदर। तो 57/19 तो सोचते हैं फ्रैक्शन वैल्यू आ गई यार, इम्पॉसिबल है। अरे बच्चों ध्यान से देखो, 57/19 3 लिखा हुआ है, 19 का डिवाइड कर दो तो 57 से कितना आ जाएगा 3, तो मतलब दिस चार्ज इज पॉसिबल। मैक्सिमम केस में स्टूडेंट इसको रॉन्ग कर जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन का मना किया था मास्टर ने, पहले नोट करके लिखाया था। अरे डिवाइड करके एंड 3 आ रहा है ये, ठीक है, तो दिस इज अलाउड। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5th है,
सर इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है मुझे, तो इसको कैसे पता चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में नहीं लिखा है, इस एक कोई चार्ज की कोई वैल्यू लिखी है, तो दिस चार्ज वैल्यू पॉसिबल और नॉट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि सर बाय द वे ये वैल्यू हो गई Q, ये कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, कैसे पता करें बेटा, इसको n इंटू ई के इक्वल कर दो, n इंटू ई के इक्वल कर दो। ओके, 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये -19 कूलाम। कूलाम ने कूलाम को मार दिया, 16 से कर दो डिवाइड बेटा 4 टाइम्स, ये हो गई n की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 10⁻⁻19। ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, n की वैल्यू 4 इंटू 10⁻2 यानी कि 400। ओ हो इंटीजर वैल्यू बेटा, तो इट इज पॉसिबल। तो ये वैल्यू चार्ज की क्या है, पॉसिबल है। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लेना, इनकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेना, ये भी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं बेटा, ठीक है। ये दोनों आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैंने सारे प्रोसेस बताए आपको। वैल्यू आ जाए तो हम लोग इससे चेक करते हैं, अगर ये फ्रैक्शन आ जाता तो नॉट अलाउड, फ्रैक्शन नहीं आया इंटीजर आया तो ये पॉसिबल वैल्यू है। ओके, चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, क्वेश्चन की बारी है भाई, सिंपल क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ अ न्यूट्रल बॉडी हैज 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, find charge on it, या ऐसा बोल सकते न्यूट्रल बॉडी इतने लिख लो। एक न्यूट्रल बॉडी थी बेटा शुरुआत में, और उसने कितने इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10⁻19। ये ऐसा समझ लो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दी न्यूट्रल बॉडी पर, मतलब बॉडी न्यूट्रल थी शुरुआत में, दिस इज न्यूट्रल, इस पर इलेक्ट्रॉन्स पुटअप कर दिए 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इनपुट कर रहे हो आप तो चार्ज नेगेटिव होगा, कितना आ जाएगा चार्ज माइनस, नेगेटिव क्यों हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पुटअप कर रहे हो, n इंटू ई, कितना इलेक्ट्रॉन 10⁻19, और बेटा इतने तो इलेक्ट्रॉन डाले और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है यार, समझ रहे हो, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1.6 कूलाम। ओके, इतना चार्ज हो जाए किसी बॉडी पर, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इफ अ बॉडी हैज चार्ज 5 कूलाम एंड 10⁻19 electrons are added over it, then find charge on body। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बेटा। बॉडी पे चार्ज कितना है 5 कूलाम पहले से ही है, and 10⁻19 electrons are added to it, then find the charge on the body। बेटा पहले से 5 कूलाम चार्ज था तो कितना आ गया बच्चों, 5 कूलाम तो पहले से ही था पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन सर 10⁻19, चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो चार्ज कैसा आएगा, ये नेगेटिव। यहां से ये साइन आपको देखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो पॉजिटिव चार्ज, कितना आ जाएगा, यहां से कैंसिल हो गया, ये यहां से 5 - 1.6, तो इसमें से बेटा 5 में से 1.6 सब्ट्रैक्ट कर दो
तो कितना आ जाएगा 3.4 कूलम, ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए अभी एक और अभी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े से, तो आप लोग डरे नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बैठे ही हैं घर पे, आजकल कर भी क्या रहे वैसे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका एक पिक ले लेते हैं अभी। चलिए अब बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बारी है भाई। हटा दें इसको। चलिए आज जो है हमारा कमी पोर्शन कवर हो पाया है। मैं यही सोच के आया था कि सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी, अभी 4 प्रॉपर्टी हमारी बाकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार। नेक्स्ट थोड़ा पेशेंस रखना हो, घबराना मत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं चाहता हूं इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर दें यार, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करेंगे कल, मतलब ये इसके क्वेश्चन रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहां से, इफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स are ejected from a body per second, from a body per second, then calculate time in which body gets 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि भाई कितने टाइम में बॉडी पर इतना चार्ज आ जाएगा। अब सोचो बच्चों, बॉडी जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रही है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कितना, 3 माइक्रोकूलम। तो ये पूछा कितने टाइम में इतना चार्ज आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बच्चों, 10 की पावर, इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में। तो t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सर, t से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ये 1 सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो t से मल्टीप्लाई कर दो। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, यही तो होता है यार। तो इतना हो गया टोटल चार्ज, कितना दे रखा आपको, 3 माइक्रोकूलम, 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, टाइम की वैल्यू कर सकते हो ना यार। दोबारा समझ लो बच्चों, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में, तो t सेकंड में कितने निकलेंगे, t से मल्टीप्लाई कर दो सर। इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टाइम t। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना, तो टोटल चार्ज हो गया ये, कितना है टोटल चार्ज, 3 × 10⁻⁶ कूलम। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, टाइम की वैल्यू आ जाए। कैलकुलेशन में क्यों उलझ रहे हो, कैलकुलेशन तुम कर ही सकते हो ना यार। चलिए
अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको बताना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग केस। फर्स्ट केस है बेटा 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सेकेंड केस 2 फैराडे, कितने चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और थर्ड वन 100 ग्राम CO2, ठीक है 100 ग्राम CO2। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, घबराओ मत, पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, या 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। तो बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू ई। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू N इंटू ई, ई मतलब 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम, सही है। ये कूलाम है, कूलाम ने कूलाम को मार दिया बच्चा, ये कूलाम ने कूलाम को कैंसिल कर दिया। N की वैल्यू यहां से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना। फैराडे केस में क्या होगा बच्चों, ये तो मैंने यहां सॉल्व कर दिया। फैराडे केस में 2 फैराडे, 1 फैराडे कितने कूलाम के इक्वल होता है याद है, 96,500 इतने कूलाम इज इक्वल टू N इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम, समझ रहे हो। तो यहां से आप लोग N की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, N की वैल्यू निकाल दोगे यार। ये इतने ग्राम CO2, सर CO2 एक सैंपल है 100 ग्राम का, इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे इतने चार्ज में। तो बेटा पहले हम निकालेंगे CO2 जो है इसमें 100 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, समझ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, इसको यहां सोल्व कर दे रहा हूं बेटा। ऐसे केस में हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग 11th क्लास में, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना सबसे पहले सिखाया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बच्चा क्या फॉर्मूला होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है इसका 100, और शायद मोलर मास CO2 का कितना होता है 1632, मतलब शायद मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है इसका, शायद 44 होगा, सही है। CO2 समझ रहे हो कि ऑक्सीजन मतलब 1632, और बिल्कुल सही, बिल्कुल गुड आता है यार। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स बेटा, ये क्या आ गए नंबर मोल्स। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन सर, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप सोच रहे हो यार कहां चले गए हम क्वेश्चन में, बच्चों दिस इज अ नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एवोगाड्रो के इक्वल मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो पूछे थे यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहां से, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई, समझ रहे हो। रुको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये यहां से हम लोग क्या निकाले बेटा, जो है ये हमने कैलकुलेट किया मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में कितने CO2 के मॉलिक्यूल हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ऑक्सीजन 8 8 6, कितना आ जाएगा यहां पर आंसर आपका 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी ये आएगा, समझ रहे हो ध्यान से बेटा। ये क्या निकाला हम लोगों ने, मास अपॉन मोलर मास से, यहां से नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और लिख लेंगे यहां पर, एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, एक कोई सैंपल वैल्यू ले लेते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू, समझ रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं यार।
या हम टोटल चार्ज निकालें प्रोटॉन पर, फाइंड टोटल चार्ज ऑन ऑल प्रोटॉन्स in 36 ग्राम ऑफ वाटर। सही है। इस 36 ग्राम में बेटा आपको बताना है टोटल चार्ज कितना होगा प्रोटॉन्स का। ठीक है, प्रोटॉन्स का कितना चार्ज होगा। तो अब वाटर का मतलब क्या है बेटा, H2O। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे, तो H2O ऑक्सीजन, मतलब समझ लो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कितने आएंगे यहां पर 8 और 2 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है बेटा, 10 प्रोटॉन। ठीक है, चलिए तो हम कैसे निकालें सर। सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल, बेटा वाटर मॉलिक्यूल कितना मास है वाटर का, ये 36 ग्राम। परेशान मत होना, इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट से। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स बना लो बेटा, 36 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 36 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बेटा 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और एक मोल में बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है यार, 10 प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ के 19, इतना आ जाएगा चार्ज। कर पाओगे। तो बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है कंप्लीट। अभी हमारे 3 से 4 प्रॉपर्टी बाकी है बच्चों, सेशन लेंथी हो जाएगा इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, यहां तक ही है। तो आप बेटा इस सेक्शन को अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से वॉच करना, प्रॉपर तरीके से नोट करना। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं आपसे।